नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। कहा, भारत एकजुट होकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीत सकता है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70% हुई। देश में अब तक 15 करोड़ लोगों के आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने से नया कीर्तिमान बना। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भाषणों के तीसरे खंड का विमोचन किया। और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों के 75 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सामूहिक प्रयासों से ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अंत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है, जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों ने आज के विचार विमर्श के जरिए एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। श्री मोदी ने बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में विशेष रूप से जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है। आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं। विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि यदि संक्रमण होने के 72 घंटे के अंदर पहचान कर ली जाए तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच का नेटवर्क बढ़ाने के अलावा आरोग्य सेतु ऐप से भी संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, संक्रमण पर नियंत्रण और निगरानी में मदद मिली है। टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहाँ एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। इस दौरान संबंधित राज्यों में कोविड-19 की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज कोविड-19 से संक्रमित नए मामलों की संख्या 55,000 से नीचे चली गई। इससे पहले 4 दिन से रोजाना 60,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे। कोविड से स्वस्थ होने की दर 69.80% हो गई है। मृत्यु दर घटकर 2% से नीचे चली गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.99% रह गई है।
देश में अब तक 15,83,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय करीब 6,39,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 22,68,675 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 53,601 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 45,257 हो गई है। कल देश भर में 6,98,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 2,52,81,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगभग 10,500 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाए जाने हैं, जिनमें अब तक 2,986 केंद्रों का निर्माण किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मसौदा तैयार करने के लिए आयोजित एक वेबिनार में एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर से लगभग 1 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। इन केंद्रों में इलाज के अलावा योग, प्राणायाम आदि के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदेश में नवजात शिशुओं की अच्छी देखभाल के लिए अस्पतालों में संचालित किए जा रहे सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट की सराहना की। उन्होंने प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम किए जाने के लिए सघन प्रयासों की आवश्यकता भी बताई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश से पूरी तरह से टीबी रोग के उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में मध्य प्रदेश में अच्छा कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं तथा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने में सहभागी बनेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में कोविड-19 से पिछले 24 घंटों के दौरान 21 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 450 हो गई है। इस वायरस से एक दिन में मरने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। पटना में सबसे ज्यादा 88 लोगों की मृत्यु हुई और 3,021 नए संक्रमित मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 82,741 हो गई है। 54,139 लोग स्वस्थ हुए हैं और 28,151 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 65% तक पहुंच गई है। राजस्थान में पिछले 12 दिन से प्रतिदिन 1100 से अधिक संक्रमण के मामले आ रहे हैं। राज्य में अब तक 54,290 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 39,273 मरीज ठीक हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक कोविड-19 के कारण 810 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 8,093 मामले जोधपुर में मिले हैं। जयपुर दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक 6,700 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। अलवर, पाली, कोटा तथा भरतपुर जिले भी संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। राज्य में आज कोरोना के 620 केस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी ओर राज्य में कल तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज होने वाली विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। असम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2,900 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि सबसे ज्यादा 382 मामले कामरूप जिले के हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 60,000 परीक्षण किए गए। अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 19,258 है। राज्य में कोविड-19 से अब तक 151 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने प्लाज्मा देने के लिए कैंप लगाया है। ठीक हो चुके डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंप में प्लाज्मा दान किया। मिजोरम में आज कोविड-19 के 3 नए मामले आने से कुल संक्रमितों की संख्या 623 हो गई है। संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद 323 रोगियों को घर भेज दिया गया है, जबकि 300 रोगियों का इलाज चल रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना महामारी के मामलों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 3 दिनों में 403 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 284 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में स्वस्थ होने की दर गिरकर 43.6% हो गई है, जबकि अब तक 20 लोग इस महामारी से मौत का शिकार हुए हैं।
तीनों जिलों के उपायुक्तों ने इस लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी कर दिया। हालांकि दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान जिले में जरूरी सेवाओं जैसे राशन, दवा, मीट, मछली आदि की दुकानों और पेट्रोल पंपों को इससे छूट दी गई है, जबकि निकोबार जिले में किसी भी दुकान को खोलने के लिए संबंधित सहायक आयुक्तों की अनुमति लेना अनिवार्य है। बैंक, एटीएम, केबल टीवी, बिजली, पानी आदि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों को भी आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्य भूमि से आने वाले सभी यात्रियों को टेस्ट कर उन्हें 7 दिन के लिए अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा। निकोबार जिले में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। जनजातीय क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। अंडमान ट्रंक रोड पर चलने वाले मालवाहक वाहनों के ड्राइवरों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से गौरव पटवाल। विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों की कुल संख्या 2 करोड़ को पार कर गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 2 करोड़ 1,019 हो गई है, जबकि अब तक इस बीमारी से 7.5 लाख लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मार्च के मध्य से कोविड-19 मामलों में 200 गुना बढ़ोतरी हुई है और पिछले 6 सप्ताह में इनकी संख्या दोगुनी हुई है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित सबसे अधिक 50,85,821 लोग अमेरिका से हैं और वहां इस महामारी से मारे गए लोगों की संख्या 1,62,919 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात पर जोर दिया है कि कोरोना महामारी पर काबू पाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। संगठन ने यह भी कहा है कि समूची दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली इस महामारी पर काबू पाने के लिए अब भी कदम उठाए जा सकते हैं और इसमें बहुत देरी नहीं हुई है। बांग्लादेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी नियमों को लागू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया है। सरकार ने स्थानीय प्रशासन से मोबाइल कोर्ट ऑपरेशन शुरू करने को कहा है ताकि मास्क लगाने के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा सके। सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वायरस से सुरक्षा के लिए मास्क पहनने की जरूरत के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में कोविड-19 से 3,438 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2,60,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1,50,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस में विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन का पंजीकरण करा लिया गया है। उनकी बेटी ने भी ये टीका लगवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को अब तक 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण ये दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। सरकार के समर्थन से तैयार किए गए इस ऐप ने शुरू होने के 3 महीने के अंदर ही ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। विश्व में कोविड-19 की निगरानी के लिए बनाए गए ऐप के डाउनलोड मामले में आरोग्य सेतु के बाद तुर्की का पैंडेमिक आइसोलेशन ट्रैकिंग प्रोजेक्ट दूसरे और जर्मनी का कोरोना वॉर्न ऐप तीसरे स्थान पर है। ऐप के डाउनलोड की ये संख्या गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ली गई है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन के परीक्षण का दूसरा चरण आज नागपुर में शुरू हो गया है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस के लिए ये टीका विकसित किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इस परीक्षण के तहत कुछ दिनों पूर्व पहले चरण में 55 वॉलेंटियरों को खुराक दी गई थी, जिसके बाद उनमें से किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें महसूस नहीं हुई। हैदराबाद स्थित कंपनी द्वारा विकसित इस वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण करने वाला यह देश का मात्र दूसरा अस्पताल है। नागपुर के गिल्लुरकर अस्पताल के निदेशक चंद्रशेखर गिल्लुरकर ने बताया कि जिन वॉलेंटियरों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, उनके खून के नमूने लिए जाएंगे और उनमें मौजूद एंटीबॉडी की जांच करने के
के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद 28, 42, 104 और 194 दिनों के अंतराल से वैक्सीन का परीक्षण दोहराया जाएगा। हर खुराक के बाद खून के नमूने लेकर उनमें एंटीबॉडी में वृद्धि की जांच की जाएगी। कुणाल शिंदे के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात सरकार ने आज से मास्क नहीं लगाने वालों के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिछले महीने गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों से कम 1,000 रुपये का जुर्माना लेने का आदेश दिया था। दूसरी ओर अहमदाबाद नगर निगम ने भी शहर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी नहीं रखने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। पिछले सप्ताह सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने पर 2 मॉल को सील किया गया था, जबकि कल कोविड-19 के सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने पर 3 रेस्टोरेंट और होटल को सील कर दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह को बंगलुरु के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। श्री सिंह के खून में ऑक्सीजन का स्तर कम होने के बाद उन्हें निजी अस्पताल भेजा गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के बयान में कहा गया है कि मनदीप सिंह में संक्रमण के लक्षण कुछ गंभीर हो गए हैं, लेकिन उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। कहा, भारत एकजुट होकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीत सकता है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70% हुई। देश में अब तक 15 करोड़ लोगों के आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने से नया कीर्तिमान बना। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भाषणों के तीसरे खंड का विमोचन किया। और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों के 75 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि महामारी से बचने के लिए साफ सफाई कैसे रखी जाए। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर, तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा है कि ज्यादातर मामलों में कोविड-19 का संक्रमण सीमित है और बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जरूरत पड़ती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल के आज 3 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति के रूप में श्री नायडू के 3 वर्ष के कार्यकाल की जानकारी दी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के रूप में पुस्तक श्रृंखला की इस तीसरी पुस्तक में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके कार्यों का निष्कर्ष है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों, प्रशासकों और वैज्ञानिकों से बात करना पसंद करते हैं।
My target groups have been the farmers, who are my first love, the youth, including the students, who are the future of our nation, the scientists and experts who offer solutions to make our life better and make us happy, the administrators who really implement the policies that are formulated, the captains of industry who add to our wealth, and the doctors and others who take care of our health. उपराष्ट्रपति ने बताया कि 2019 के दौरान राज्यसभा में कामकाज का प्रतिशत 78.42% रहा, जो 2010 के बाद सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सत्रों के दौरान निरंतर उच्च उत्पादकता निश्चित रूप से बदलाव की हवा का संकेत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्यसभा के कामकाज में जो भी बदलाव दिखाई दे रहे हैं, वे विभिन्न दलों के नेताओं और सदस्यों के सहयोग और समझ के कारण ही संभव हो पाए हैं। श्री नायडू ने कहा कि 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के उन आदर्शों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है जो उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान प्रदर्शित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों तथा प्रशासकों को इस पुस्तक से अत्यधिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक पीढ़ी अच्छी पुस्तक के रूप में दूसरी पीढ़ी को सबसे बड़ा उपहार दे सकती है। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये पुस्तक लोगों से जुड़ने और भारत को बदलने के लिए संवाद के बारे में है। मैं तो कहूंगा कि सभी कॉलेज के छात्र या जिनको भी अच्छा भाषण सीखना है, अच्छा भाषण करना है, अच्छे संदर्भ जुटाना है, वो अगर केवल वेंकैया जी के भाषणों को फॉलो करेंगे तो भी वो कभी भाषण में पूरा विचार होता है, पूरी इमोशन होती है, और उसके साथ साथ एक जिस तरह से भाषा का सीधा प्रवाह चलता है वो बहुत काबिले तारीफ है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा कि राष्ट्र को समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पुस्तक से प्रेरणा मिलेगी। उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन सदा हमें मिलता रहा है और मैं समझता हूं कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग इस पुस्तक से समाज के सभी वर्ग प्रेरित एवं उत्प्रेरित होंगे और स्वराज से सुराज की ओर, जैसा माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कहा, उस ओर हम लोग सभी मिलकर काम करेंगे ताकि स्वाभिमानी, समृद्धशाली, शक्तिशाली भारत का उदय हो सके। 250 से अधिक पृष्ठों की ये पुस्तक सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने तैयार की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। एक पत्र में श्री कोविंद ने कहा है कि श्री नायडू उपराष्ट्रपति के रूप में सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। श्री नड्डा ने आशा व्यक्त की कि नई शिक्षा नीति से देश के विकास को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा हासिल करने में भी मदद मिलेगी। श्री नड्डा ने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए असम सरकार और भाजपा की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर देश ने कोविड-19 से निपटने में अच्छा कार्य किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत ऑपरेशन के बाद अब भी नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर के जरिए कृत्रिम श्वास दी जा रही है। उन्हें कल नाजुक हालत में दिल्ली छावनी में सेना के रिसर्च एंड रेफलर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि दिमाग में खून का थक्का जमने की वजह से उनकी आपात शल्य चिकित्सा की गई। उन्हें कोविड-19 से संक्रमित भी पाया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी से बात कर उनकी तबीयत के बारे में पूछा। श्री नायडू ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। 74वें स्वतंत्रता दिवस आयोजन के संदर्भ में आज हम आपके लिए शहरी विकास संबंधी कई योजनाओं की जानकारी लेकर आए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाकर जीवन यापन को बेहतर बनाने की कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्मार्ट शहर मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत तथा शहरों में सबके लिए आवास योजना शुरू की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अमरूद और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी योजनाएं न केवल देश के शहरी परिदृश्य को बदल रही हैं, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी आसान बना रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना है। वहीं अमृत योजना का उद्देश्य जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ जल निकासी नेटवर्क और परिवहन प्रणाली में सुधार लाना है। 2015 से लागू की गई स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लद्दाख पुलिस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत आज उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने प्रदेश पुलिस बल के ध्वज, प्रतीक चिन्ह और पुलिसकर्मियों के कंधों पर लगाए जाने वाले बिल्ले का विमोचन किया। लद्दाख के लिए अलग पुलिस संगठन बनाने संबंधी अधिसूचना इस साल 23 मई को जारी की गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी सीवान और मधेपुरा के नए क्षेत्रों तक आ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों के लगभग 1240 पंचायत क्षेत्रों में 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के निचले शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इसके चलते प्रभावित लोग अपने मकानों की छतों पर आशियाना बना लिया है। 1240 पंचायतों के विभिन्न गांवों के लाखों लोग बेघर हो गए हैं। 5 लाख से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ से घिरे लोगों के लिए अब केवल नाव ही आवागमन का साधन हो गया है। कुछ इलाकों में बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। बाढ़ से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में पिछले 24 घंटे के दौरान 24 मनुष्य और 66 पशु की मौत हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लगभग 10 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई के जरिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा के कारण बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री के राजमार्ग चट्टाने खिसकने से बंद हो गए हैं। राज्य में तेज वर्षा से हुई दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के काफी बड़े इलाके में कुछ स्थानों पर दूर दूर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। लद्दाख में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गिलगित में तापमान 20 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून में तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले सप्ताह केरल में कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के कमांडर पायलट कैप्टन दीपक साठे का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला किया है। कैप्टन साठे की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उनका जीवन युवा पायलटों को अपने कार्य में उत्कृष्टता हासिल करने की प्रेरणा देता रहेगा। कैप्टन साठे का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। जाने माने तमिल गीतकार पी.के. मुथुसामी का आज तड़के त्रिची के निकट नामक्कल के आर पुद्दुपट्टी में उनके आवास पर निधन हो गया। श्री मुथुसामी 100 वर्ष के थे। उन्होंने मुनुकु मारम बारमा जैसे यादगार तमिल फिल्म के गीत लिखे थे, जिसका अर्थ है क्या पेड़ पृथ्वी पर बोझ हैं, जो अभी भी प्रासंगिक हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। कहा, भारत एकजुट होकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीत सकता है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70% हुई। देश में अब तक 15 करोड़ लोगों के आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने से नया कीर्तिमान बना। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भाषणों के तीसरे खंड का विमोचन किया। और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों के 75 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।